स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसानों को समर्पित ऐसा कार्यक्रम है जहां पर खेती, किसानी, पशुपालन और ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई तमाम नई नई जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। आज के कार्यक्रम में भी हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, कृषि स्टार्टअप की और फार्मिंग इंडिया की। आज राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है, यानी हमारे पशुपालकों और दूध उत्पादन के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही खास दिन। कैसे बताएंगे आपको आज के कार्यक्रम में। इसके अलावा हम आपको जानकारी देंगे कि किस तरीके से हमारे देश में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई और उनके जनक यानी वर्गीस कुरियन की कामयाबी की कहानी कैसे आज के समय में हमें उदाहरण के तौर पर लेना चाहिए और उससे कई तरह की सीख भी हमारे किसान ले सकते हैं। इसके साथ ही आपकी मुलाकात करवाएंगे सफल पशुपालक से, बताएंगे आपको कृषि से जुड़ी एक योजना के बारे में और साथ ही जानकारी देंगे कृषि से जुड़े एक ऐप के बारे में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में आज सबसे पहले नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। आज राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है, जिसे डॉक्टर वर्गीस कुरियन यानी भारत के मिल्कमैन के जयंती के रूप में मनाया जाता है। आजादी के समय दूध की कमी से जूझते हिंदुस्तान को नई राह दिखाने वाला शख्स, भारतीय कृषि में जिस आदमी की जीवन गाथा स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, 50 के दशक से देश को दूध के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए संघर्ष करने वाला संत, दुग्ध क्रांति के क्षेत्र में जिसके योगदान को सारी दुनिया ने सलाम किया। गुजरात के आणंद में 63 साल तक एक योगी की तरह जिंदगी जीने वाले किसानों के महानायक वर्गीस कुरियन। एक अनजाने इंजीनियर के तौर पर कुरियन ने गुजरात के आणंद में कदम रखा और 63 साल तक इसी शहर को अपनी कर्म भूमि बनाया। 50 के दशक से देश में दूध की कमी के खिलाफ लड़ाई लड़ने और हिंदुस्तान को दूध के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले कुरियन को सारा देश ऑपरेशन फ्लड के अगुवा के तौर पर जानता है। कुरियन ने भारत को दूध के मामले में अपने पैरों पर खड़ा करने का काम किया। उनके इस योगदान को सिर्फ देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में पहचान मिली। 1965 में जब उन्होंने NDDB यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की नींव डाली, उस वक्त दूध की उपलब्धता काफी कम थी। देश को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बड़े पैमाने पर आयात करना पड़ता था। 1973 में प्रति व्यक्ति देश में दूध की उपलब्धता महज 111 ग्राम प्रतिदिन थी। इस आंकड़े को कुरियन ने नई सदी में प्रवेश करते करते दुगने से भी अधिक कर डाला, यानी 2001 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता हो चुकी थी 225 ग्राम प्रतिदिन। इसी तरह से अगर दूध उत्पादन की बात करें तो आंकड़े कुरियन की कामयाबी पर मुहर लगाते हैं। 1950 के दशक में जब कुरियन ने खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ की कमान संभाली, उस वक्त पूरे देश में महज 17 लाख मैट्रिक टन दूध का उत्पादन होता था। लेकिन अगले 50 वर्षों में कुरियन के प्रयासों से ये आंकड़ा करीब 5 गुना बढ़कर 2001 में 82 लाख मैट्रिक टन तक पहुंच गया। यही नहीं, कुरियन ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना डाला। उस भारत को जहां अपनी जरूरत के मुताबिक दूध नहीं था। गुजरात के खेड़ा और आणंद में सहकारी आंदोलन के तौर पर दूध उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों को इस कारोबार का फायदा बिना किसी दलाल के पहुंचाने का कुरियन का मॉडल अमूल मॉडल के तौर पर जाना गया। देश की लगातार बढ़ती आबादी के बावजूद अमूल की सफलता से न केवल भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है, बल्कि प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता भी दुगनी हुई है। इस प्रयोग और सफलता का सेहरा न किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी की बदौलत सजा है, न किसी बैंक के अनुदान से। ये संभव हुआ वर्गीस कुरियन और गुजरात के किसानों की समझ और सहयोग से। कुरियन ने सहकारिता के जिस आंदोलन को खड़ा किया, उसमें महिलाओं की भागीदारी
काबिले तारीफ रही। जब उन्हें ये एहसास हुआ कि दूध की बिक्री से उनका घर चल सकता है और उसका मुनाफा उनके परिवार की बेहतरी के काम आएगा, तो स्त्रियों में भी एक अलग किस्म का स्वावलंबन पैदा हुआ। वो खुद बढ़ चढ़कर आगे आईं। महिलाओं को उन आधुनिक डेयरी फार्मों में ले जाया जाता जहां मवेशी रहते थे, उनकी देखभाल करने का प्रशिक्षण दिया जाता, तो इससे उनमें स्वास्थ्य प्रजनन संबंधी जानकारी पैदा हुई। वो स्वयं इस बात को समझने लगी कि भैंस गायों को क्यों गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन देना चाहिए। यहाँ तक कि कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर उन्हें ले जाने से जनसंख्या नियंत्रण की समझ भी उनमें पैदा हुई। वर्गीज हमेशा के लिए गुजरात या अमूल के होकर रह गए। सहकारिता आंदोलन ने गुजरात से देश के किसानों को एक नया रास्ता दिखाया। कुरियन को परम श्रेणी के तीनों सम्मान मिले। पद्म विभूषण उन्हें 1999 में ही मिल चुका था। उनके सम्मान में देश विदेश के दर्जनों विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की उपाधि दी। दर्जनों और सम्मान उन्हें दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों से मिले। सहकारी दुग्ध उत्पादक संगठनों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए ही कुरियन ने 1973 में गुजरात सहकारिता दुग्ध विपणन संघ यानी GCMMF की नींव डाली, जिसके सदस्य गुजरात के दर्जन भर से भी ज्यादा जिला स्तरीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ हैं। अमूल ने गुजरात समेत देश के लाखों किसानों का जीवन बदल दिया। जिस समय देश में हर चीज का आयात हो रहा हो, वहां सहकारिता आंदोलन से दूध और खाद्य तेल क्षेत्रों की सफलता एक रास्ता दिखाती है कि ये देश के दूसरे हिस्सों में भी हो सकता है, बशर्ते कि कोई जनता की ताकत के साथ आगे बढ़े। जाति व्यवस्था और छुआछूत से जूझते समाज में अमूल की सफलता एक आर्थिक सफलता ही नहीं, एक सामाजिक क्रांति का भी संकेत देती है। सहकारिता आंदोलन में सभी किसान शामिल थे। गांव-गांव में समितियां स्थापित की गईं। कुरियन की कोशिशों से साल 1955 में स्थापित अमूल ब्रांड न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा दूध ब्रांड बन चुका है, बल्कि अमूल ब्रांड की गिनती दुनिया के टॉप 10 फूड ब्रांड में भी होती है। देश में दुग्ध क्रांति के क्षेत्र में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के योगदान पर भी चर्चा हमेशा चलती रहेगी, लेकिन इस धरती पर 90 साल गुजारकर इस देश का सबसे बड़ा दूधिया और किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द हमसे विदा ले चुका है। हे अमूल मैन, आपकी बड़ी याद आएगी हमें। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों की प्रगति को दे रहा एक नया विश्वास। देश के किसानों के प्रति समर्पित भारत सरकार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नए प्रगतिशील कदम उठा रही है, जिससे वहां के किसान तेजी से तरक्की कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास को अनवरत जारी रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है।
पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने के लिए बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी, जिसके तहत प्रति 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऑयल पाम उद्यान के लिए 1 करोड़ और नर्सरी विकास के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान है। 30 वर्ष की आयु के पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर और अंडमान को विशेष सहायता के तहत उनकी क्षेत्र संरचना, जलवायु एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न मदों में, जैसे हाफ मून टेरेस में 4000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाड़ या बायो फेंसिंग तथा लैंड क्लियरेंस के लिए 7000 रुपए प्रति हेक्टेयर और एकीकृत खेती के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। प्रारंभिक 4 वर्षों की अवधि में रखरखाव और अंतर फसल के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली नई पाम ऑयल मिल की हर इकाई के लिए 5 करोड़ रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था है और क्षमता में वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशि का भी विकल्प उपलब्ध है। सेंट्रल सरकार ऑयल पाम स्कीम थरान रोंदुआ नहीं नौने तुतेन कन हाक ले कन छपुई गई पो कन बेसे। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। इन प्रावधानों से किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से संरक्षा भी प्राप्त होगी। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार में खेती के बेहतर अवसर पैदा होंगे और किसानों को मुस्कुराने की एक और नई वजह मिलेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए बात करते हैं विज्ञान और किसान की। सोया मिल्क प्रोटीन का एक बहुत अच्छा माध्यम है और पोषण के लिहाज से भी इसे काफ़ी पसंद किया जाता है। इसी वजह से दुनिया भर में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। हमारे किसान भी इस मांग का लाभ उठा सकते हैं और ऐसे में आज हम आपको बताएंगे सोया मिल्क की एक नई तकनीक के बारे में, कैसे इसे अपनाया जा सकता है और कैसे इससे लाभ लिया जा सकता है। आइए जानते हैं। सोया दूध मुख्य रूप से सोयाबीन का निचोड़ यानी रस होता है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले सोयाबीन के अच्छे दानों का चुनाव करते हैं और फिर उन्हें पानी में मिलाते हैं। इसके बाद लिपो ऑक्सीजिनेज और ट्रिप्सिन अवरोधकों को निष्क्रिय करने के लिए इसे पकाकर सूत्रीकरण करते हैं और सुदृढ़ बनाते हैं। लीजिए, तैयार है सोयाबीन का दूध। बस अब इसकी पैकेजिंग करके बाजार में बेचना रह गया है। भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान और मैसर्स रॉयल प्लांट सर्विसेज दिल्ली ने मिलकर एक स्वचालित सोया मिल्क प्लांट तैयार किया है। ये ऐसा प्लांट है जो 1 घंटे में 100 लीटर दूध तैयार कर सकता है। संयंत्र में भरण और पिसाई करने वाली इकाई, भंडारण स्टोरेज टैंक, बॉयलर यूनिट, कुकर, विभाजक, न्यूमेटिक टोफू प्रेस और कंट्रोल पैनल लगे होते हैं। ग्राइंडिंग सिस्टम में टॉप हॉपर, फीडर कंट्रोल प्लेट, बॉटम हॉपर और ग्राइंडर शामिल है। चक्की से आने वाले सोया घोल को स्टोरेज टैंक में इकट्ठा किया जाता है और स्क्रू पंप असेंबली के माध्यम से कुकर में पंप किया जाता है। 12 किलोवाट हीटर और कुकर के बॉयलर स्वचालित दबाव वाल्व के जरिए जुड़े होते हैं और वांछित दबाव व तापमान पर कुकर को आसानी से भाप जारी करते हैं। फीड दर को 20 किलो प्रति घंटे पर नियंत्रित किया जाता है। कुकर में भाप दाब 490 kPa और तापमान 150 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। जब कुकर का दबाव 2.5 किलो और तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो थोड़ा ठहर जाए और 3 मिनट तक यही स्थिति बनाए रखे। इसके बाद स्वचालन वाल्व खुल जाता है और सोया घोल विभाजक को पंप करता है। विभाजक वांछित सोया दूध और ओकारा को अलग कर देता है। इस तरह विकसित स्वचालित सोया दूध संयंत्र बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले दूध का उत्पादन करता है। रांची जिले के
कामरे में स्थित मैसेज श्री श्यामा काली इंटरप्राइजेस ने दूध और टोफू के लिए स्वचालित सोया दूध संयंत्र स्थापित किया है। वे हर दूसरे दिन लगभग 70 लीटर सोया दूध और 10 किलो टोफू तैयार कर रहे हैं। बाजार में 1 लीटर सोया दूध 40 रुपए, जबकि 1 किलो टोफू 150 से 200 रुपए बिक रहा है, जबकि दूध की उत्पादन लागत 15 रुपए और टोफू की 50 रुपए आती है। इस तरह श्यामा काली इंटरप्राइजेस को साल भर में 5,91,500 रुपए तक का शुद्ध मुनाफा हो जाता है। इसके अलावा इस संयंत्र में 5 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो देखा आपने कि किस तरीके सोया मिल्क के प्लांट लगाए जा रहे हैं और इन प्लांट्स में कैसे काम होता है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं एक सफल किसान की। जी हाँ, आज के हमारे सफल किसान हैं गुजरात के रमेश भाई, जिन्होंने गिर गाय पालन किया और खेती में भी इससे मदद ली। साथ ही वो अपने इलाके में गिर गाय के लिए जाने जाते हैं। अन्य किसान भी उनसे जुड़कर सीख ले रहे हैं और गिर गाय पालन कर लाभ कमा रहे हैं। तो आइए देखते हैं रमेश भाई की कामयाबी की ये कहानी। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और आपके पास पैसे की भी कमी है, तब भी आप कामयाब हो सकते हैं। गोंडल के गोपाल यानी रमेश भाई वेलजी भाई रूपा रेलिया इसी सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। वो खुद कष्टों से निकलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। फिलहाल उनके पास 250 गिर गाय हैं। उनसे दूध निकालते हैं, घी बनाते हैं, पंचगव्य का उपयोग करके खेती करते हैं, वो भी जैविक तरीके से। आज उनका घी और जैविक उत्पाद 123 देशों को निर्यात हो रहे हैं, वो भी सीधे बिना किसी बिचौलिए के, यानी वो कृषि को डॉलर से जोड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि किसान जो है वो बिचौलियों से बच के सीधा एक्सपोर्टर बने और उसके लिए सरकार की भी बहुत एपेडा में गाइडलाइंस है और सरकार भी इसमें बहुत मदद करती है। उसका पूरा लाभ लेके हम कैसे किसानों के लड़कों जो आज 8,000 7,000 में किसान के लड़के जॉब करते हैं वो जॉब ना करे और कृषि और गाय से समर्पित होके उसको एक नया रोजगार का रूप दे, उसके लिए हम ट्रेनिंग देते हैं। लगभग 26 देश के लोग हमारे से ट्रेनिंग ले गए और 10,000 से अधिक युवा युवती भारत से ट्रेनिंग ले गए और बहुत अच्छे से मॉडल चला रहे देश भर में अलग अलग जगह पे। रमेश वैदिक गोपालन करते हैं और गौ आधारित खेती भी। उनकी कामयाबी के चर्चे विदेशों तक जा पहुँचे हैं। रमेश का कहना है कि 26 देशों के लोग आकर उनके यहाँ गौपालन का प्रशिक्षण ले चुके हैं। भारत के भी हजारों नौजवान प्रशिक्षित हो चुके हैं। आज उनके यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त 40 युवा नौकरी कर रहे हैं। आरोग्यवर्धक चीज, जैविक और अच्छी चीज पूरी दुनिया को चाहिए, जो एकमात्र किसान और किसान का परिवार ही उपलब्ध करवा सकता है। दुनिया कितनी भी डिजिटल 2G, 4G, 5G बन जाए, लेकिन गेहूं का दाना और वेजिटेबल्स सिर्फ धरती माता के अंदर ही पैदा हो सकता है, वो किसान ही पैदा कर सकता है। ठीक उसी तरह दुनिया कितनी भी डिजिटल हो जाए, परंतु दूध गाय के थन में ही बन सकता है। तो इन चीज़ों को पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय के स्वास्थ्य और अर्थ के उत्पादन के लिए यही चीज़ काम आ सकती है। रमेश का सफर आज से 16 साल पहले शुरू हुआ था। तब वो बेहद गरीब हुआ करते थे। पेट पालने के लिए गोंडल चले आए और मजदूरी करने लगे। कुछ दिन बाद उन्होंने गाय पालने का काम शुरू किया और धीरे धीरे तरक्की करते रहे। आज जिस मुकाम पर पहुंच गए कि दुनिया सलाम कर रही है। उनके यहाँ 40 के करीब उत्पाद तैयार होते हैं। ये उत्पाद पंचगव्य के भी है और फसलों के भी। डिश वॉशर, शतावरी पाउडर, च्यवनप्राश, साबुन, बॉडी स्क्रबर, अचार, गोधुली, गौमूत्र अर्क और मिठाई उनके यहाँ तैयार होने वाले कुछ प्रमुख उत्पाद हैं। तो जाना आपने कि रमेश भाई को क्यों कहा जाता है गोंडल का गोपाल। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। बने रहे हमारे साथ, छोटा सा ब्रेक। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ,
आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं। और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। इस भाग में हम बात करते हैं फार्मिंग इंडिया के, जिसमें हम आपको दिखाते हैं कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां। हमारी सरकार पशुपालन को लाभकारी बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं ला रही है और समय समय पर जरूरत के अनुसार इन योजनाओं में संशोधन भी हो रहा है। कैसे पशुपालन को और लाभकारी बनाया जा सकता है और कौन कौन सी योजनाएं इस दिशा में कार्य कर रही हैं, जिनसे हमारे किसान जुड़ सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। इससे न सिर्फ डेयरी उद्योग को गति मिल रही है, बल्कि पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में काम करने वाले किसानों को स्वरोजगार भी मिल रहा है। सरकार की ओर से इस दिशा में कई महत्वपूर्ण योजनाएं व कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 2014 में की थी। इस मिशन के तहत सरकार देसी नस्ल के दुधारू पशुओं को बढ़ावा देकर दूध के उत्पादन को बढ़ाना चाहती है। इस योजना का उद्देश्य दुधारू पशुओं की स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है। साथ ही इस योजना का मकसद इन पशुओं में होने वाली बीमारियों को रोकना भी है। इसके तहत स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस मिशन के लिए राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम को केंद्र में रखा गया है। साहीवाल, राठी, थारपारकर, रेड सिंधी और अन्य कुलीन स्वदेशी नस्लों के जरिए बाकी नस्लों को उन्नत बनाने का काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी शुरू किया है। इस योजना का मकसद सभी मवेशियों, भैंसों, भेड़ों, बकरियों और सुअरों को पैर और मुंह के रोग व ब्रुसेलोसिस से बचाव के लिए उन्हें FMD का टीका देना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन अवसंरचना विकास निधि बनाया है। इसके जरिए डेयरी प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, मांस के प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, पशुओं के लिए चारा उत्पादन संयंत्र बनाने के लिए निवेश करने वाले निजी उद्यमियों, निजी कंपनियों, MSME और FPO सहित MSME को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत चारा संबंधी समस्या का निराकरण किया जा रहा है। कुल मिलाकर इस समय पशुपालन से जुड़ी कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं, जिनका लाभ उठाकर पशुपालक किसान अपनी आमदनी को दोगुना कर सकते हैं। आज के समय में हमारा किसान सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो अलग अलग मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल कर नई तकनीक को भी सीख रहा है और उन जानकारियों को हासिल कर रहा है, जिससे पशुपालन और खेती को लाभकारी बनाया जा सके। इसीलिए इस भाग में हम आपको ऐसी नई मोबाइल ऐप्स के बारे में जानकारी देते हैं। आइए बताते हैं आपको ई गोपाला मोबाइल ऐप के बारे में, जिससे हमारे पशुपालक कई तरह की जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा पशुपालन से जुड़ा है। भारत के ग्रामीण इलाकों में भी आमदनी का बड़ा हिस्सा भी पशुपालन से ही आता है। यही कारण है कि गाँव में पशुओं को पशुधन कहा जाता है। देश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। इसी क्रम में पशुपालन से संबंधित योजनाओं की शुरुआत करते हुए पशुपालक किसानों के लिए ई गोपाला ऐप भी लॉन्च किया गया। इस मोबाइल ऐप के जरिए पशुपालक और किसान अपने फोन पर ही पशुपालन और डेयरी व्यवसाय से संबंधित तकनीकी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसा डिजिटल माध्यम है जिससे पशुपालकों को उन्नत पशुधन को चुनने में आसानी होगी। उनको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। ये ऐप पशुपालकों को पशु उत्पादकता से लेकर उसके स्वास्थ्य और आहार से जुड़ी तमाम जानकारियां प्रदान करेगा। पशुओं की अच्छी नस्ल के साथ उनकी देखरेख और उसको लेकर सही वैज्ञानिक जानकारियां इस ऐप के जरिए हासिल कर पाएंगे।
अभी आपने जाना ई गोपाला मोबाइल ऐप के बारे में। हमारे पशुपालक इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और ये तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है, इसीलिए अगर आपके कोई सुझाव है, कोई सवाल है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। आप चाहे तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अब आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। डीडी किसान के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें और हमारे सभी कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देखें, कभी भी कहीं भी। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। आशा करते हैं आज के कार्यक्रम में जानकारियाँ हमने अब तक पहुँचाई हैं, हमारे किसान उनका ज़रूर लाभ उठाएंगे। नमस्कार। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है, जीवन का सिंगार संस्कार 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 संस्कार। रिश्तों की बुनियाद है, जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार। संस्कार 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 संस्कार। जो मोरा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। त्याग तपस्या दिलों को जीते, इन बातों का अर्थ समझ ले, अर्थ समझ ले। तू है मेरे देश की बेटी, तू है मेरे देश की बेटी, तू है मेरे देश की बेटी। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।